Hello students, welcome in English class, and today in this YouTube class we are going to take our new textbook Moments Supplementary Reader, and here is Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and today we are going to start this textbook. And this is the first chapter. The first chapter of this book is we are going to start. That is yes, the lost child. मुकुल राज आनंद हमारे पास बेटे इसके राइटर हैं, एंड दिस इज़ द सप्लीमेंट्री रीडर. और एक चीज़ बता दूं मैं बेटा आप लोगों को, सप्लीमेंट्री इसका नाम इसीलिए रखा गया है, इट्स गिव प्लेजर टू द रीडर, यानी जब कोई भी इसे पढ़ता है तो उसे आनंद आता है. इट्स मेंशन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इन दिस बुक. दिस फर्स्ट चैप्टर इज रिटन बाय मुकुल राज आनंद. ओके, एंड इन दिस चैप्टर ही वांट टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ ए चाइल्ड. तो इसका मैं आप लोगों को बेटा फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करना चाहता हूँ, और इसके थोड़ा समरी टाइप में ही मैं आपको बता दूँ बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम देखेंगे बेटा मुकुलराज आनंद इस चैप्टर में क्या बताते हैं. ए चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, यानी एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बड़ा ही खुश और बड़ा ही उत्सुक है. एंड वांट्स द स्वीट्स, वो मिठाइयाँ चाहता है. एंड टॉयज़, और खिलौने भी चाहता है. डिस्प्ले देयर, जो वहाँ पर लगे हुए होते हैं उनको खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता जो है बेटा वो उसे नहीं खरीदना चाहते हैं उसके लिए. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फिर वह क्यों रिफ्यूज कर देता है जब उन्हीं चीज़ों को कोई दूसरा आदमी जो है उसको ऑफर करता है. और यही एंगल जो है मुकुल राज आनंद जो हमारे पास है वो आप लोगों के सामने दर्शाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट, हम इसे शुरुआत करते बेटा. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बताया गया है कि ये बसंत का त्यौहार था. From the wintry shades of the narrow lanes and alleys emerged a gale's glad humanity. बहुत बढ़िया बताया गया है राइटर ने यहाँ पर. क्या बताया कि भाई सर्द ऋतु थी उस वक्त, तो बताया गया सर्द ऋतु की छाँव में तंग और संकरी गलियों से लोग जो है अच्छी ड्रेस पहनकर वहाँ से खुश मिजाज यानी प्रसन्न मुद्रा में निकल रहे थे संकरी गलियों से. सम वॉकड सम रोड्स ऑन हॉर्सेज, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे. अदर सेट्स कुछ बैठकर जा रहे थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट्स यानी चकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी में बैठकर वो मेले में जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग एंड ब्रिंगिंग ओवर हिज लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा लड़का जो है अपने पापा के पैरों में से होता हुआ और जिंदगी के हंसी से मज़े ले रहा था, यानी वो भी मेले में जा रहा था. आइए इधर देखते बेटा. दीज आर द पेरेंट्स एंड दैट इज द चाइल्ड. और ये देखिए आप, दिस इज द सीन ऑफ ए विलेज फेयर. ओके, एंड दिस इज द चाइल्ड. विच वन वाज, या वी कैन से दैट हु वाज वेरी हैप्पी. ओके, इस पैसेज में, इस चैप्टर में देखिए हम आगे बढ़ते बेटा. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that line the way. कहते हैं कि वो लड़का जो है, जो लाइनों में दुकानें बनी हुई थी जिन पे खिलौने रखे हुए थे, वो उनसे बड़ा फैसिनेटेड, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर देखिए फैसिनेटेड है, ये इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टेड, उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और वो वहीं पीछे ठहर गया. तो उसके पेरेंट्स ने उन्हें बुलाया, बेटा आ जाओ. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call,
His eyes still lingered on the receding toy. वह जल्दी से अपने माता पिता की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके आज्ञाकारी पैर जो है, जैसे उसके पिता ने उसे बुलाया, पेरेंट्स ने, वो तुरंत चल दिया। लेकिन उसकी आंखें जो थी बेटा, अब भी जो खिलौने जो लगाए हुए थे उन पर ठहरी हुई थी। He came to where they had stopped to wait for him. वह वहीं आ गया जहां उसके पापा या हम कहेंगे उसके पेरेंट्स जो है रुककर उसका इंतजार कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart. और वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यहाँ तक वो जानता भी था, अच्छी तरह जानता था कि किस तरह उनकी आंखों के अंदर वही मनाही की बातें की गई है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उनकी आंखों में क्या था कि नहीं, हम तुम्हें ये नहीं दिलाएंगे। I want that toys, he pleaded. उसने प्रार्थना की अपने पापा से कि भाई मैं वो खिलौना चाहता हूँ। His father looked at him red-eyed. उसके पापा ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। In his familiar trained way, अपने पारिवारिक अंदाज में। His mother, melted by the free spirits of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माता जी जो उस समय बड़ी ही खुश थी, उस कोमल दिन में अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए कि पकड़ लो ये उंगली, और कहने लगी, बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field. देखो तुम्हारे सामने सरसों का खेत है। पीला है बिल्कुल, like melting gold, as if swept across miles and miles of human land. क्या कहती, देखो बिल्कुल ऐसे पिघला हुआ है जैसे कि मीलों लंबा जमीन पर सोना फैला हुआ हो। तो बेटा आज इस वीडियो I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर का रिवीजन हम कर रहे हैं, और इसमें हमने मिक्सचर तक डिफाइन कर लिया था। आज हम मिक्सचर के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर को समझेंगे, उसके बाद हेट्रोजीनियस। homogeneous mixture and heterogeneous mixture, those mixture in which substance are completely mixed together. तो homogeneous mixture होता है जिनको मिला रहे हैं हम मिक्सचर बनाने के लिए, वो completely mix हो जाने चाहिए। जैसे हम शुगर इन वॉशर मिला रहे हैं तो दोनों completely mix हो जाने चाहिए, आपको अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। and are indistinguishable from one another. मिक्स करने के बाद हम एक दूसरे को अलग अलग ना देख सके, अलग ना कर सके, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बेटा यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है जिनको हमने मिलाया है मिक्सचर बनाने के लिए वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रेशो में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर और वाटर को मिला रहे हैं तो पूरे ग्लास में कंटेनर में मीठा बराबर होना चाहिए थ्रू आउट इट्स मास। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। हम ये नहीं बता सकते कि जैसे हमने शुगर और वाटर को मिलाया है तो इतना यहाँ तक शुगर प्रेजेंट है, यहाँ तक वाटर प्रेजेंट है, एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए कंप्लीटली। अ मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो शुगर सॉल्यूशन है उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैव सेम शुगर वाटर कंपोजिशन। जितना भी मिक्सचर हमने बनाया है उसमें शुगर और वाटर सेम कंपोजिशन में, सेम परसेंटेज में प्रेजेंट है एंड अपीयर टू बी इक्वली स्वीट, और सारा एक जैसा मीठा होता है। याद रखें अगर शुगर डिसोल्व नहीं हुई है तो नीचे अगर चीनी
है तो वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर ऊपर लिक्विड में है, तो इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती जिससे देख करके हम ये बता सके कि इतना शुगर और इतना वाटर। पार्टिकल इन शुगर सॉल्यूशन, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा लिक्विड का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर। मिजिबल मतलब जो मिक्स हो जाए, वो कैसा होगा बच्चों, होमोजीनियस होगा। फॉर एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल वाटर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। अनपोल्यूटेड एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर है वो भी क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है उनको सॉल्यूशन कहते हैं। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट होता है बच्चों CuSO4, ब्लू कलर का इसका सॉल्यूशन बनता है। सी वाटर, समुद्र का जो पानी। एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, पेट्रोल और ऑयल का मिक्सचर। सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमोनाइड, विनेगर, ब्रास जो एक अलॉय है, एयर, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सारे क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। प्लीज नोट दैट कैरोसिन एंड पेट्रोल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। कैरोसिन और पेट्रोल सिंगल सब्सटेंस नहीं है, दे आर मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये काफी सारे कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं। इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी हम कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस है। चोक एंड वाटर मिक्सचर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चोक और वाटर को मिलाएंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि चोक और वाटर एक दूसरे में मिजिबल नहीं है। थोड़ी देर आपको लगेगा कि एक दूसरे में मिक्स हो गए, आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे, चोक पाउडर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है बच्चों। Those mixture in which the substance remains separate and one substance is spread throughout the other substance as small particle, droplet or bubbles are called heterogeneous mixture. Those mixture in which substance remains separate, अलग रहते हैं, and one substance is spread throughout, फैल जाता है, in the through the other substance as small particle की तरह दूसरे में फैल जाता है, ड्रॉपलेट की तरह फैल जाता है, बबल्स की तरह फैल जाता है, called heterogeneous mixture। बच्चों देखिएगा, चोक पाउडर इन वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें चोक के पार्टिकल वाटर में स्प्रेडिंग हो जाते, फैल जाते हैं। आपका सोयल इन वाटर वो भी कैसा है बच्चों, हेट्रोजीनियस है। ऑयल इन वाटर भी कैसा है, हेट्रोजीनियस है, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। A heterogeneous mixture does not have uniform composition। heterogeneous mixture में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट इट। जितना भी मिक्सचर आपने बनाया है, कहीं पे आपको, जैसे मैं ऑयल इन वाटर, मैंने ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो ऑयल ऊपर ज्यादा मिलेगा, नीचे ऑयल आपको नहीं मिलेगा। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं कंपोनेंट को। जैसे चॉक पाउडर इन वाटर मिलाया तो चॉक पाउडर अलग दिखेगा। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट, जिनको भी आपने मिलाया उसमें विजिबल बाउंड्री होगी। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुगर और सैंड को हमने मिलाया, हेट्रोजीनियस है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव डिफरेंट शुगर सैंड कंपोजिशन। कहीं पे शुगर ज्यादा मिलेगी, कहीं पे सैंड ज्यादा मिलेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव मोर शुगर पार्टिकल, कुछ पार्ट में शुगर ज्यादा मिलेगी, whereas अदर पार्ट्स हैव मोर सैंड पार्टिकल, कुछ में सैंड पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे। देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यहाँ विजिबल बाउंड्री होगी सेपरेशन की बिटवीन द शुगर एंड सैंड पार्टिकल्स। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस। जो सस्पेंशन होते हैं वो भी हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन जैसे चॉक पाउडर इन वाटर, ये सस्पेंशन ही है, छोटे छोटे पार्टिकल चौक के वाटर में सस्पेंड हो जाएंगे, लटक जाएंगे बच्चों। ओके, फॉर एग्जाम्पल है सस्पेंशन ऑफ चोक इन वाटर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब आप चोक पाउडर को वाटर में मिलाते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड है। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू
और मोर इमिजिबल लिक्विड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है लेकिन इमिजिबल है, एक दूसरे मिक्स नहीं होते, वो कैसा कहलाएगा बच्चों? हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि पेट्रोल और वाटर तो मिक्स होंगे नहीं, तो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कुछ एग्जाम्पल है शुगर एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, पोल्यूटेड एयर जिसमें डस्ट पार्टिकल भी मिक्स हो जाए, गन पाउडर, मिल्क, इंक, गन पाउडर को हमने पहले डिस्कस किया था, पेट्रोलियम, पेंट, ग्लास, कोल, सोयल, वुड, ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, आयरन, फाइलिंग्स एंड सल्फर। आयरन और सल्फर को मिला दे तो ये भी हेट्रोजीनियस होगा। काफी सारी डाई है, पेट्रोल है, एंड पेट्रोल एंड अदर पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल और वाटर तो मिक्स होंगे नहीं, तो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। चौक एंड वाटर मिक्सचर, ये भी हेट्रोजीनियस। मड्डी रिवर वाटर, कीचड़ का जो पानी है वो भी हेट्रोजीनियस होगा। फ्लावर इन वाटर, आप आटे को वाटर में मिला रहे वो भी हेट्रोजीनियस होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक सिरप टाइप में होता है, आपने देखे होंगे कप सिरप वगैरह आते हैं तो इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अलग दिख जाते हैं, तो ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस। बटर क्या होता है? फैट और वाटर का मिक्सचर है तो बटर भी हेट्रोजीनियस है। चीज जो है वो भी हेट्रोजीनियस है। फेस क्रीम हेट्रोजीनियस, शेविंग क्रीम हेट्रोजीनियस, हेयर स्प्रे, फोग, मिस्ट, ये सारे कैसे बच्चों? हेट्रोजीनियस है। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस, ओनली सॉल्यूशन एंड अलॉयज आर होमोजीनियस। ज्यादातर मिक्सचर कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। केवल जो अलॉय होती है, टू और मोर मेटल का मिक्सचर होमोजीनियस होता है, और सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस। वी विल नाउ टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों, और जो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे वो मिक्सचर ले रहे हैं आयरन और सल्फर का। आयरन जो है वो आपने देखा होगा, और सल्फर पाउडर मैं आपको बता देती हूँ येलो कलर का होता है। तो पहले तो हमने एक मिक्सचर बनाएंगे। किसका मिक्सचर बनाएंगे? आयरन और सल्फर को मिला करके। ये मिक्सचर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आयरन येलो कलर का और ये सल्फर यहाँ पे, तो हमने ये मिक्सचर बनाया है। तो ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस बेटा ये हम समझेंगे। तो देखिएगा बेटा, इफ वी पुट अ मैग्नेट इन द मिक्सचर ऑफ आयरन, फाइलिंग्स एंड सल्फर, अगर आयरन और सल्फर के मिक्सचर में एक मैग्नेट रख देते हैं, द आयरन पार्टिकल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आयरन के पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, दे स्टिक टू द मैग्नेट, मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं, गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर, और सल्फर से अलग हो जाते हैं। सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सल्फर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, so it is left behind. Thus a mixture of iron and sulfur has been separated into constituents iron and sulfur by physical method of a magnet, by using a magnet. तो बेटा आयरन और सल्फर में पहली बात तो बाउंड्री अलग अलग दिख रही है हमें, सल्फर अलग दिख रहा है, आयरन अलग दिख रहा है। दूसरा हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। हमने एक मैग्नेट लिया और इस पाउडर में रोटेट करवाया तो जो आयरन के पार्टिकल है वो मैग्नेट पे डिपॉजिट हो गए, इसको हमने सेपरेट भी कर लिया। तो अंडरस्टूड है ये कैसा मिक्सचर है बच्चों? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे पाठ 2 लहासा की ओर। इसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय है कि सन 1893 में हिंदी साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव पंधा में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में राहुल जी ने श्रीलंका की यात्रा की और बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उसे अपना लिया। वास्तव में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन पड़ गया। साहित्य की दुनिया में इन्हें महापंडित भी कहते हैं क्योंकि इनका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार है। सन 1993 में वे परलोक सिधार गए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने ऐसी कोई विधा नहीं छोड़ी जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, यानी कि उन्होंने जो विधा होती हैं जैसे कि कहानी, निबंध, जीवन यात्रा, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज़ें, तो इनमें किसी पर भी उनके सभी पे उन्होंने लिखा। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में स्वयं को निपुण साबित कर उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। और उन्होंने और बहुत सारी जो उनकी रचनाएं हैं उन्होंने उसमें जो बहुत सारी रचनाएं थी जिनका उन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है।
आगे है उनकी साहित्यिक विशेषता है कि राहुल स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल वर्णन की कला में निपुण थे। रोचकता उनके लेखन का प्रधान गुण है। भाषा शैली है, राहुल जी की भाषा सरल, सहज, प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों की बहुलता के कारण भाषा में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी की भाषा शब्दों का भी प्रयोग किया है, कि उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब पाठ हमारा लहासा की ओर। क्या है इसके अंदर? दिए गए वृत्तांत में राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी तिब्बती यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। यह वृत्तांत क्या होता है बेटा कि कोई जब लेखक कहीं घूमने जाता है तो उसको जब वो लिखता है तो वो वृत्तांत कहलाता है। सन 1929-30 में लेखक ने नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी बनने का नाटक करना पड़ा। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में तो जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का भी बखान बहुत ही मनोरंजनकारी ढंग से किया है। तो इसमें लेखक बताता है, लेखक अपनी तिब्बती यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि तिब्बत जाने के लिए लेखक नेपाल के रास्ते को उपयुक्त समझता था। उसी रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं तिब्बत जाया करती थी। सारे रास्तों में पुराने किले थे जहां फौजी डेरा डाले हुए थी। तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था। वहां जाति पाति छुआछूत नहीं थी। वहां की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। वहां के लोग बहुत मददगार होते थे। तो यहाँ पे लेखक तिब्बत के बारे में बताते हैं कि वहां पर कोई भी रूढ़िवादिता नहीं थी, कि जाति पाति यानी ऊंच नीच का, छुआछूत का कोई भी भेदभाव नहीं था और महिलाएं भी पर्दा नहीं करती थी। अपने हो अथवा अपरिचित वे सभी की सहायता करते थे। वहाँ का विशेष पेय चाय है और आप जैसे चाहे बनवा सकते हैं, कि वहाँ पर चाहे अपने हो या अपरिचित हो सभी की सहायता की जाती थी। और वहाँ पर विशेष पेय यानी पीने की चीज़ थी, वो चाय थी और उसको आप जैसा चाहे बनवा लो। वहाँ पर चाय है वो अलग अलग तरह से बनती थी। लेखक की मुलाकात मंगोल के एक भिक्षुक सुमति से हुई थी, जिसे वहां के रास्तों का अच्छा ज्ञान था। चूंकि वो भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें ठहरने की अच्छी और सुलभ जगह मिल गई थी। कि वैसे तो वो भिखारी के वेश में गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि तिब्बत में सभी की मदद की जाती थी इसलिए, और जो सुमति था उनके साथ में, क्योंकि उसको जानते थे तो इसीलिए उनको वहां पर अच्छी से ठहरने की जगह मिल गई। जबकि 5 वर्ष बाद जब हम एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से जाते हैं तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। लेकिन उसके बाद में बताते हैं कि जो 5 वर्ष बाद इसी जगह से दोबारा गए थे तो वहां पर किसी ने उनको ठहरने के लिए जगह भी नहीं दी थी। आगे लेकर बताते हैं कि तिब्बत की सबसे ऊंचाई वाली जगह थोड़ा को पार करना था, जो ऊंचाई के साथ खतरनाक भी थी। थोड़ा की कुल ऊंचाई 16 से 17,000 फीट थी। दूरी दूरी तक कोई गांव नहीं था। इस उजाड़ सी जगह में डाकू आराम से आवास कर सकते थे। इतनी खतरनाक जगह पर यदि कोई मर जाता तो उसकी चिंता नहीं करता था। यहाँ डाकू किसी का सामान लूटने से पहले उसे जान से मार देते थे। यहाँ हथियार रखने का कानून नहीं की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, इसलिए यहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल सरेआम लेकर घूमते थे। आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ पर का जो कानून व्यवस्था थी वो ना के बराबर थी। लोग पिस्तौल बंदूक सरेआम लेकर घूमते थे। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष वहां हत्या हुई थी। वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि जहां भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ की कड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक स्थान पर वो चाय पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंची डंडे पर पहुंच जाते हैं। इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के नजर आ रही थी। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और जिसके कारण क्या होता है, लेखक अपने साथियों से बिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। लेखक ने उनको यह सोचकर मारना ठीक नहीं समझा कि वह थक चुका होगा कि, और लेखक का जब घोड़ा धीरे हो गया तो उन्होंने घोड़े को मारा भी नहीं। उन्हें लगा कि वो भी थक गया होगा।
वह सबसे पीछे रह गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो दो रास्ते निकल रहे थे। जिस रास्ते पर लेखक चलने लगा तो पूछने पर पता चला कि वह रास्ता ठीक नहीं है। कि फिर लेखक अपने साथियों से जब बिछड़ गया तो वो दूसरे रास्ते पर चला गया, और जब उसे पता चला कि वो गलत रास्ते पर चला गया, लेखक वापस आया, दूसरे रास्ते अर्थात सही रास्ते पर चला। लगभग शाम तक वह गांव पहुंचा। वहां सुमति गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगे लेखक बताते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। सुमति बहुत जल्दी ही शांत हो गया। लड़कोर में ऊंची जगह ठहरे, वहां उन्हें चाय, सत्तू, तुक्का तरल पदार्थ खाने को मिला। बताइए, यहाँ तक आपको चैप्टर को पढ़ना है एक बार अच्छे से, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? घर पे आप ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट जो 5 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं द सेल चैप्टर के, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर के, ये आज आपको करवाऊंगा। तो ये पांचों जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको रिवाइज करें अच्छे तरीके से, क्योंकि इनमें से काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के होते हैं। तो आप कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें इसको। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सब्सटेंसेस सेल के अंदर और बाहर अपनी मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देख पाएंगे आप कि जो सब्सटेंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 प्रोसेस मैंने आपको समझाए थे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन दोनों प्रोसेस के तहत क्या है, ये अपनी मूवमेंट करते हैं। गैसेस की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही छोटे होते हैं और आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। वहीं कंसंट्रेशन है जो गैसेस की इनसाइड और आउटसाइड क्या करती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है, क्योंकि गैसेस हमेशा मूव करती है फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। नेक्स्ट है इसी में ही, जनरली आपने देखा होगा जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है आउटसाइड के कंपैरिजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके क्या होगा, फ्रॉम द इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत आउटसाइड अपनी मूवमेंट कर देगा। वहीं कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की है आउटसाइड अगर ज़्यादा होगी तो नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करके सेल के अंदर अपनी मूवमेंट करेगा। वहीं अगर वाटर के केस की अगर हम बात करें तो ये केवल यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है। वाटर हमेशा लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अपनी मूवमेंट करते हैं। अगर सॉल्वेंट की कंपैरिजन अगर देखा जाए तो हम कहेंगे व्हाट इज ए सॉल्वेंट, है ना, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 5वीं अगर हम बात करें यहाँ पर 5th अगर पॉइंट हम देखें तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, द वाटर विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड द सेल। अगर पानी का जो कंसंट्रेशन है सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है तो जो मूवमेंट है वो आउटसाइड टू इनसाइड होगा। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो क्या होगा, आउटसाइड द सेल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16B की तरफ। 16B आपके सामने है यहाँ पर, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। क्या होगा अगर मान लीजिए गोल्गी एपरेटस नहीं है तो सेल के अंदर। तो सबसे पहले गोल्गी एपरेटस की ही अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। तो दूसरी बात है अलोंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बहुत अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि जो सिंपल शुगर्स है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। लाइजोसोम्स की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अनवांटेड मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही बनते हैं। वहीं अगर देखा जाए अगर बिना गोल्गी एपरेटस के तो सेल क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और यहाँ पर जो कन्वर्जन और ट्रांसपोर्टेशन है बायोमोलिक्यूल्स का वो नहीं देखने को आपको मिलेगा। और साथ में जो फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं और जो फॉरेन पार्टिकल जो एंटर कर रहे हैं सेल के अंदर, तो लाइजोसोम वहाँ पर अपना फंक्शन भी शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गोल्गी एपरेटस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट मे हैपन टू द साइज ऑफ द सेल इफ़ इट इज़ द प्लेस्ड इन सच सॉल्यूशन। क्या होगा अगर मान लीजिए हम किसी सेल को इस टाइप की सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो पहला है व्हेन प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
दूसरा है व्हेन प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है व्हेन प्लेस इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए हमने सेल को क्या किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो अब देखिएगा जो सेल का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत क्या होगा, वाटर क्या है आउटसाइड टू इनसाइड क्या करेगा, अपनी मूवमेंट करेगा, तो सेल स्वेलअप हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया तो क्या होगा, तो सेल का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, सेल का साइज़ डिक्रीज, क्योंकि आउटसाइड द सेल है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और अंदर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो उस लिहाज से जो वाटर की जो मूवमेंट है वो क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए ये आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं तो दोनों के अंदर कंसंट्रेशन लेवल बराबर होता है सॉल्वेंट का, वाटर कंसंट्रेशन दोनों में आपको बराबर देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा, मतलब अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए, तो अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाती है इनसाइड ऑफ ए सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है सेल के अंदर जो मटेरियल है और एनवायरनमेंट, उसको आपस में मेल करने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। और यहाँ पर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करती है, मतलब अंदर और बाहर जाने के लिए। अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते तो ऑस्मोटिक जो बैलेंस है सेल का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से अंदर और बाहर जा पाएंगे, और जब आसानी से अंदर और बाहर जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ पर जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तीसरा है यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव जो वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उससे क्या होगा, वॉर बिटवीन द आउटसाइड द इनसाइड ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड एंड हेंस द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल ब्रेक्स डाउन विच कॉजेज द सेल ऑफ ए डेथ। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मान लीजिए रप्चर हो जाती है तो उसके अंदर जितना भी जो मटेरियल है वो भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा आउटसाइड। तो रिलीज होगा तो इसका मतलब सेल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वहाँ पर डेथ हो जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा किस प्रकार से फूड ऑब्टेन करता है। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो फूड प्राप्त करते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत करते हैं। एंडोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक्सटेंड हो जाती है इनकी, और ये फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और फूड वैक्यूल बना देते हैं। ये जो एक्सटेंड जो पार्टिकल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस नहीं, उसको शूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा की अगर हम बात करें, जब शूडोपोडिया के द्वारा जब फूड इनगल्फ हो जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है भाई, सेल वैक्यूल बन जाता है, और फिर उस सेल क्या मतलब फूड है वो कम्प्लीटली क्या होता है, फिर उसके अंदर डाइजेस्ट होके हो जाता है। तो इसका मतलब जो फूड जो अमीबा ऑब्टेन करते हैं वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की बात करें तो ये बहुत ही आसान है, आप बता पाएंगे, क्योंकि इसका कोई वेल स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियोइड का, और ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक हैं वो सबसे पहले क्या है, हमारे नेचर के अंदर आए थे, और इनकी कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डेफिनेट स्टेट की फॉर्म में नहीं होता है, इरेगुलर कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन ए पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ये जो इरेगुलरिटी जो कंसंट्रेशन है रीजन की जेनेटिक मटेरियल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। आप सिंपल ही याद करें कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज क्रोमोजोम कंटेन। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज इन ए वेल डेफिनेट सेट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स। अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो वो क्रोमोजोम्स की फॉर्म में ही पाई जाती हैं। क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही टाइटली कॉइल्ड होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये क्लियरली विजिबल कब होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, मतलब जब सेल डिवीजन होती है तभी आपको ये जो क्रोमोजोम्स हैं आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19C। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल का फंक्शन क्या होता है। क्रोमेटिन जो मटेरियल है एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है ऑफ ए सेल कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ ए डीएनए। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है।
जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय ये जो क्रोमेटिन है आपस में कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता ही है क्रोमेटिन का फिर क्या होगा, जब द वेरियस फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन इंक्लूड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए मटेरियल इन ए मोर कॉम्पैक्ट स्टेट, इट इज़ कॉल्ड द सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डीएनए मटेरियल क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होता है और नॉर्मली ये जीन एक्सप्रेशन करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। पर्टिकुलर जो जीन्स होते हैं इनके अंदर वो अपना पर्टिकुलर ही क्या है, अपना फंक्शन शो करते हैं। तो केवल इतना ही याद रखें, फंक्शन क्या है क्रोमेटिन मटेरियल का। क्रोमेटिन मटेरियल एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर डीएनए होता है और जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं और ये प्रोटीन बनाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बस ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20A लास्ट क्वेश्चन है और उसका ए पार्ट है यहाँ पर, वाई डू ग्रास लुक ग्रीन, पपाया येलो एंड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन रेड। आपको ग्रास हरी, पपाया येलो और एडिबल पार्ट जो वाटरमेलन का और रेड कलर का क्यों नज़र आता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कलर है किसी भी प्लांट का अगर हम देखते हैं तो उसके पिगमेंट के ऊपर डिसाइड होता है कि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ग्रास की अगर बात करें वो ग्रीन कलर का इसलिए नज़र आता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट विच इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन ए प्लांट, तो ग्रीन कलर हमें नज़र आता है। तो ज़्यादातर जो लीव्स है ग्रास की वो कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। पपाया फ्रूट का कलर येलो कलर का आता है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और येलो कलर पिगमेंट्स क्या होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं जेंथोफिल्स। वहीं इनसाइड द वाटरमेलन की बात करें तो रेड कलर अपीयरेंस होती है और वो होती है लाइकोपीन के द्वारा। तो लाइकोपीन जो कलर पिगमेंट है वो वाटरमेलन के एडिबल पार्ट के अंदर पाया जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये, इट इज़ जनरली सेड दैट गोल्गी एपरेटस वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सप्लेन हाउ। जनरली कहा जाता है जो गोल्गी एपरेटस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर ही क्या करता है, काम करता है। कैसे, तो आपको बता दूं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है कि नेटवर्क ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स है और नॉर्मली ये प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम करती है। मतलब ये प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना और साथ में ट्रांसपोर्टेशन करना ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स एज इट वेसिकल्स। वहीं इसके अलावा जो गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्यों, क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं लाइक ए प्रोटीन, लिपिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसफर टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वेयर दे आर प्रोसेस्ड। जो प्रोटीन है, जो लिपिड जो बने हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जहाँ से वो अपनी प्रोसेसिंग शो करते हैं, स्टोर होते हैं वहाँ पे और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अदर पार्ट ऑफ द सेल्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड। जहाँ पर सेल के अंदर उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 2-4 बार देखोगे तो ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत नमस्कार। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class, chapter 13.1 surface area and volume. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एजिस 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके एजिस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। एंड ए क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ 10 सेंटीमीटर वाइड। जो क्यूबॉइडल बॉक्स है वो 10 सेंटीमीटर वाइड है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें करना है, विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है और एंड बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा है। एंड सेकंड पार्ट है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉल टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये बताना स्मॉलर किसका है और कितने से स्मॉलर है। तो फर्स्ट हम करेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स का। हमें सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो साइड ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर
4 इंटू 100 इज इक्वल टू में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें लेंथ गिवन है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइडल बॉक्स 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका भी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, 2 इंटू लेंथ 12.5 प्लस में ब्रेथ 10 इंटू में हाइट 2, देन 16 मल्टीप्लाई 12.5 में 10 ऐड करेंगे 22.5, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर, अब लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर किसका हुआ, क्यूबॉइड का, एरिया ऑफ क्यूब ग्रेटर बाय 400 माइनस 360 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो सेकंड पार्ट में हमें करेंगे टोटल सरफेस एरिया। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितनी है 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट TSA फाइंड करना है हमें, TSA ऑफ क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, 2 इंटू लेंथ 12.5, ब्रेथ 10 प्लस ब्रेथ 10, हाइट 8 प्लस हाइट 8, ब्रेथ लेंथ 12.5। अब देखो 12 इंटू 0.5 इंटू 10 में 125 प्लस में 80 प्लस 8 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 112.5 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 4 20, 2 कैरी 8 1 जा 8 और 2 10, 100.0 100। ये आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे 100 180 125 को ऐड करेंगे 5 10 3 305 मल्टीप्लाई करने पर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA किसका ज़्यादा होगा, TSA ऑफ क्यूबॉइड ग्रेटर बाय 610 माइनस में 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब स्मॉलर किसका हुआ, क्यूब का एरिया होगा। क्यूब का एरिया हमारे पास कितना है 600 एंड क्यूबॉइड का क्या है 610। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes including the base, held together with tape, जिसको एक टेप से भी कवर किया गया है, is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया गया है। हर्बेरियम का मतलब होता है जहाँ पर एक स्टोर रूम की तरह, जहाँ पर हम सूखे पेड़ पौधों वनस्पति को अगर हम रख सकते हैं। तो उसमें व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ग्लास बताना है। फिर है हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, कितनी टेप की रिक्वायरमेंट है 12 एजेस के लिए। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। लेंथ गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो पहले ग्लास का एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस
एरिया ऑफ ग्लास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। 2 इंटू L है 30, ब्रेथ 25, 25 हाइट 25 प्लस में हाइट 25 लेंथ 30। 30 को 25 से मल्टीप्लाई किया 750, 25 25 625, यहाँ 25 मल्टीप्लाई बाय 30 750, प्लस करेंगे 750 1500, 1500 में 625 को ऐड करेंगे 2125, 2 से मल्टीप्लाई 2 5 जो 10, 2 2 जो 415, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, ये आ गया हमारे पास इतना सेंटीमीटर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास का एरिया। अब जो मेरे टेप की रिक्वायरमेंट है वो 12 एजिस पर है। टेप रिक्वायर्ड या टेप नीडेड फॉर 12 एजिस। अब 12 एजिस में क्या है हमारे पास, 4 लेंथ्स हैं, 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट, क्योंकि एक ये जो है ना क्यूबॉइड की शेप है इस तरह से। तो ये 12 एजिस है हमारे पास, इन पर टेप की रिक्वायरमेंट है। तो 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 ही हाइट है हमारे पास। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, लेंथ गिवन है 30, ब्रेथ गिवन है 25 और हाइट भी गिवन है 25। तो इसका मतलब हमें टेप के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, टोटल टेप नीडेड अब हमें इनके जो एजिस किनारों पर टेप लगानी, तो हमें सभी साइड्स को कवर करना है। इसका मतलब हमें इस तरह से क्या कहेंगे, पैरामीटर निकालना है इसका। तो पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू, क्योंकि 4 लेंथ है, 4 ही ब्रेथ है और 4 ही क्या है, हाइट है। तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू L प्लस B प्लस H। 4 इंटू लेंथ है 30, ब्रेथ 25, हाइट भी 25। ऐड करेंगे 4 इंटू में 25 25 50 80, 320 सेंटीमीटर टेप needed for the glass. Okay, thank you.